हेलो बच्चों। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग बात करते हैं क्लास 10 का, जो कि 2024 में सेट 1 पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसमें 5 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके थे एमसीक्यू। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपको शायद पेपर में अच्छा से दिख नहीं रहा होगा। एक बार क्वेश्चन हम रीड कर दें आपको कि एडी जो है इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, है ना। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका एडी जो है वो मीडियन है ना। तो मीडियन आपको पता होगा, ट्रायंगल का वर्टेक्स से अपोजिट साइड में क्या करता है, वो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है। यानी अगर आपके पास ये मीडियन है एडी, तो यहां से आप लोग एडी ड्रॉ कर दीजिए। मीडियन का मतलब है कि इस वाले पार्ट को, बीसी वाले पार्ट को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर ये ए है, इसको अगर हम लोग बी नाम दे दें, अगर ये सी नाम दे दें, तो ये जो पॉइंट डी बनेगा, एडी इस वाले पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसी का लेंथ हमें निकालना है, एडी का लेंथ निकालना है ना। एडी जो कि मीडियन है और इसी का लेंथ हमें निकालना है विथ वर्टिसेस। ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 -6। बी का जो है उसका वर्टिसेस है हमारे पास 6 और 4। सी का वर्टिसेस है हमारे पास, सी का जो वर्टिसेस है वो 0 0 है ना। ये कोऑर्डिनेट है, सी का वर्टिसेस 0 0 है। थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वीडियो बनाते वक्त रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो बच्चे 1 मिनट वेट करें। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में हम लोग अपने स्थान पर आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका है हमें निकालना है लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल लें। अगर हमारे पास यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर पता हो जाए, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट की मदद से हम लोग यहाँ का डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। तो जैसा कि आपको बता दिए कि डी जो है ये मिड पॉइंट है बीसी का, है ना, क्योंकि ये मीडियन है ना ट्रायंगल का। तो मीडियन का मतलब ही होता है कि किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स से अपोजिट वाले साइड में ये मिडिल वाले पार्ट में ज्वाइन करता है ना। तो अगर ये मिड पॉइंट हो गया, डी अगर मिड पॉइंट हो गया, यहां पर अगर हम लोग बात करें कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो मिड पॉइंट का जो अगर बीसी का अगर वो मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो डी का कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम एक्स और वाई मान ले, अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स कॉमा वाई है, तो मिड पॉइंट का हम लोग के पास जो है कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो होगा इन दोनों कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2, यानी 6 + 0/2, और एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 4 + 0/2, यानी x2 + x1/2 होता है ना मिड पॉइंट का जो फार्मूला। तो अगर ये डी मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का सम करके 2 से डिवाइड कर देना है। साथ ही साथ सेकंड y का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है, तो y वाले कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो d का पॉइंट हमारा जो है कोऑर्डिनेट आएगा, वो आएगा हमारे पास 3,2, है ना। 6/2, 6 + 0 यानी 6/2, 3, और 4 + 0 = 4/2 यानी 2। तो यहां का कोऑर्डिनेट आ गया। अब डिस्टेंस हमें जो निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एडी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग x2 का कोऑर्डिनेट किसी को भी x1 किसी को भी x2 निकाल सकते हैं। यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास जो है वो आ चुका है 3,2, है ना। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। तो अगर इसके बीच का डिस्टेंस अगर निकालें, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। किसी भी कोऑर्डिनेट को आप पहले ले सकते हैं। और 2 - 6 है, यानी 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, है ना, क्योंकि 2 माइनस और फिर हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ जो है माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां से हमारे पास आ गया 3 यानी -2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 4, 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 68।
तो क्या ऑप्शन में हमारे पास 68 है? हाँ है, ऑप्शन ए में है 68 यूनिट डिस्टेंस है ना। तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा उसका, तो वो दिया हुआ है हमारे पास रूट 68 यूनिट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है ना। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 हमारा जो है उसको ले आते हैं स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ट्रिगोनोमेट्री का है। ट्रिगोनोमेट्री आपको जो है बार बार प्रैक्टिस पर लाने हैं, ताकि बच्चे जो क्लास 10 में जो आपका ट्रिगोनोमेट्री है वो आपके लिए क्या होता है, इससे पहले 9 तक आप इसको जो है नहीं पढ़े हुए रहते। कुछ ऐसे चैप्टर है जो कि 9 में इसका कोई इंट्रोडक्शन वाले पार्ट नहीं है, तो इसीलिए जो है इसको आपको बार बार प्रैक्टिस पे रखना होगा, जिससे ये आपको आसान फिर लगने लगेगा। चलिए, मतलब जितने भी इसके फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब आपको क्या करना क्या है, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन ऐसे ज्यादातर आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो ये आपको प्रैक्टिस पर आ ही जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में है कि सेक थीटा, ये हम लोग इसलिए लेते हैं कि स्क्रीन में अगर ठीक से ना आए तो इसका मेन पेपर कॉपी हमारे पास है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू m दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में ये है, सॉल्यूशन में आप देखिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू m दिया हुआ है। और जैसा कि क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है। तो किसी बच्चे को अगर आइडेंटिटी आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके ए प्लस बी, ए माइनस बी से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यानी अगर किसी बच्चे को ये बात पता होगा, जो आइडेंटिटी हमारा ट्रिगोनोमेट्री का होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में सेक और टेन के बीच में जो आइडेंटिटी होता है वो होता है सेक ना स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां पर हम लोग इसका यूज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो ए माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का ये दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी का आइडेंटिटी में अगर हम लोग लेकर के चले तो यहां पर हमें माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू m दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग m पुट कर दें, और साथ ही साथ ये वैल्यू हमारे पास निकालना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये प्रोडक्ट का ही काम करता है। तो या हम लोग सेक थीटा, पेन ले लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हो गया 1। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकाले सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 1/m है ना। तो ये क्या ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है 1/m है ना। तो ये ऑप्शन हो गया, यानी ये आसान सा क्वेश्चन था, बस आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर लिए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अगर हम लोग बढ़े, वेट, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 को क्रॉप करके ले आते हैं। आपको एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं लगेगा बनाने के लिए, या हम लोग जो है डिटेल से सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो है
एक क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से देख लेते हो तो कई क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। अगर जो हमारे पास डेटा दिए हुए हैं, है ना, इसमें से अगर इवन नंबर को अगर हम लोग रिमूव कर दे, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। तो इसमें से जो बचे हुए हमारे प्राइम नंबर बचेंगे उनका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है ना। प्राइम नंबर, फिर जो जितने भी प्राइम नंबर हमारा बचेंगे उस प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में जो हमारे पास डाटा दिए हुए हैं वो कौन सा है। यानी एस के रूप में अगर हमारा देखा जाए, सैंपल स्पेस के रूप में, सैंपल स्पेस के रूप में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, 16 है, 21 है और 25 है। ये सैंपल स्पेस के रूप में होगा। सैंपल स्पेस क्या होता है, जो भी आपके पास जो है एसोसिएट होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, है ना। जितने भी किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आपके एसोसिएट होते हैं, है ना, टोटल नंबर, वो हमारे लिए सैंपल स्पेस होता है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये हमारे पास टोटल नंबर है, यानी अगर देखा जाए तो एनएस, है ना, टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 है, ठीक है। फ्रॉम द डाटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड then the probability of getting at random a prime number from the remaining is। तो अगर इवन नंबर को यहां से रिमूव कर दिया जाए तो इवन नंबर के रूप में हमारे पास कितने हैं, 4 है, 16 है। ये दो नंबर हमारा जो है इवन नंबर है। अगर इस इवन नंबर को अगर हम लोग यहां से रिमूव कर दें, ठीक है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बाकी जो नंबर हमारे पास जो है प्राइम नंबर, उसके बाद जो बचे हुए पार्ट रहेंगे वो प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी होने का क्या चांसेस रहेगा। यानी जो हमारा इवेंट है, इवेंट के रूप में हमारे पास कौन कौन सा हो जाएगा, प्राइम नंबर के रूप में 1 हमारा प्राइम नंबर तो नहीं होगा, आई थिंक ऑप्शन है हमारा वो 2/5, 1/5, 1/7, 2/7। तो टोटल हमारे पास नंबर तो 7 है और इसमें बोला है इफ ऑल द इवन नंबर्स आर रिमूव्ड। इवन नंबर अगर हम लोग यहां से रिमूव कर दें, तो इवन नंबर को अगर रिमूव कर दें तो 4 और 16 रिमूव हो जाएगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम ए प्राइम नंबर, तो एट रैंडम प्राइम नंबर होने का क्या हमारे पास चांसेस रहेंगे। तो प्राइम नंबर इनमें से हमारा कौन कौन सा रहेगा प्राइम नंबर हमारे पास 7 रहेगा, ठीक है। 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है ना। 7 प्राइम नंबर होगा, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास इवेंट के रूप में सिर्फ 7 होगा। यानी नंबर ऑफ इवेंट देखा जाए तो नंबर ऑफ इवेंट के रूप में सिर्फ 7 यहां पर हमने इवेंट को रखा है जो कि प्राइम नंबर को शो करेगा। ये हमारे पास जैसे ही अगर हम लोग इवेंट नंबर को हटा दें तो बचे हुए लिस्ट में जो है प्राइम नंबर सिर्फ 7 बचेगा। तो कितना नंबर कितना हुआ इवेंट में, नंबर ऑफ इवेंट कितना आएगा, 1 आया। तो प्राइम नंबर का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 टोटल कितना है, 7 है। यानी फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे फेवर में आता है, तो फेवर में हमारा प्राइम नंबर सिर्फ एक ही आ रहा है और टोटल जो है नंबर्स कितने हैं जो सैंपल स्पेस में दिए हुए थे वो 7 थे। तो इस तरह करके जो ऑप्शन हमारा जो है सी नंबर हो जाएगा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन 1/7, है ना। मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आया कि आपके पास जो है कुछ डेटा दिया हुआ है 1 4 7 9 16 21 और 25, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 7 हो गया। अब यहां से ये कहा जा रहा है कि इसके इवन नंबर्स को अगर आप हटा दो और रेंडमली आपको प्राइम नंबर होने का क्या चांसेस होगा। तो प्राइम नंबर के लिए जो है 1 तो प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास 2 फैक्टर होना ही चाहिए।
तो 1 हमारा यहां से नहीं होगा प्राइम नंबर, 4 तो ऐसे ही रिमूव है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 16 रिमूव है, 21 भी हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, यानी एक ही प्राइम नंबर है, उसी का हमें क्या पूछा गया था, प्रोबेबिलिटी पूछा गया था। चलिए, तो इसका वैल्यू आ गया 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टैटिक्स का है। स्टैटिक्स वाले पार्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर सम डाटा x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये हमारे पास डाटा है विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 डॉट 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 fn। मतलब x1 हमारे पास f1 टाइम्स आया है, x2 हमारे पास f2 टाइम्स आया है, इस तरह करके xn हमारे पास fn टाइम्स आया हुआ है। तो आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है? समेसन, यहां पर 1 to n है ना, इसका वैल्यू क्या है? 1 से लेकर के इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, 1 से n तक है fi xi माइनस x बार मतलब मीन हो गया ना, सिंबल है ना x बार का, मीन का सिंबल x बार। तो मतलब आपको पता है कि अगर ये इस प्रकार का कुछ डाटा दिया हुआ है, यानी आपके पास अगर देखा जाए तो xi और fi कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे x1 है तो ये f1 टाइम्स बार है ना, फिर x2 है तो वो f2 है, इस टाइप करके दिए हुए हैं, है ना। अगर हमारे पास xn है, ये अगर xn है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? fn दिया हुआ, यानी xn जो है fn बार आया है, x1 हमारा f1 बार आया है, x2 हमारा f2 बार आया है। तो इसका अगर हमें मीन निकालने के लिए बोला जाता, सपोज मान लेते हैं, ठीक है, अगर हमें मीन निकालने के लिए बोला जाता तो मीन का फॉर्मूला क्या है? x बार यानी समेसन ऑफ fi xi बाई समेसन ऑफ fi, यही है। तो यानी हम लोग यहां से x बार का ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा, और यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, तो हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख ले, जो कि यहां पर हो सकता है यूज होगा आपको, तो यहां से अगर x बार है ना, समेसन ऑफ fi इक्वल टू क्या है आपके पास? समेसन ऑफ fi xi, है ना। अगर इसका यूज होना हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये मल्टीप्लाई होगा, fi तो दोनों के साथ है, तो समेसन अच्छा, समेसन में 1 to n मतलब ये डाटा हमारा 1 से लेकर n तक है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग, ये कॉमन सी बात है क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 से लेकर n तक गया हुआ है, तो आप 1 से लेकर n चाहो तो लिखो, या फिर ये अंडरस्टूड है 1 से लेकर n तक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, fi xi माइनस समेसन fi x बार, ठीक है, fi x बार। और जैसा कि आप देख सक रहे हो कि ये fi इंटू एक्स बार, ये इसके साथ भी है, समेसन भी है, तो यहां से fi xi का वैल्यू है ना, fi xi का वैल्यू हम यहां पर लिख सकते हैं समेसन ऑफ fi x बार। तो यहां से इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं समेसन fi x बार माइनस समेसन ऑफ fi x बार, है ना। तो क्या इसको आप ये समझ लीजिए, x बार को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो समेसन fi x बार के बदले हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है? समेसन ऑफ fi xi, है ना। तो इसके जगह अगर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आ जाएगा 0 जो कि ऑप्शन डी हमारे पास है ना। तो ये लगता है पेपर जिसने भी बनाया वो सारा करेक्ट ऑप्शन बनाया है।
तो जैसा कि यहाँ पर टिक भी आप देख सकते हो कि उसने ऑप्शन डी को लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर। 10 नंबर क्या है, इसको ले आते हैं स्क्रीन पे। टेन नंबर क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं सॉल्यूशन में, अगर देखा जाए कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसका जो जीरोस होगा है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट, तब तक आप इसको सोचिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ 10th नंबर हम लोग बना रहे हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इसका जो जीरोस होगा यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वो क्या है, ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जो जीरोस होंगे उसका ट्वाइस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के बराबर है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी इसका अल्फा और बीटा है ना, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स ये अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। और एक पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सा है, एक पॉलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और इसके जो अल्फा और बीटा होंगे, यानी इसको हम लोग a और b से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग a और b से इंडिकेट कर ले तो कहा जा रहा है कि अल्फा जो है 2 टाइम्स ऑफ a है और बीटा जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ b, है ना, ये दिया हुआ है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। तो जैसा कि आप अगर इसके सम करते हैं, अगर हम लोग, ठीक है, अगर इसका सम करते हैं एक मिनट, तब तक इसको आप लोग सोचिए क्या क्वेश्चन में है। दोनों पॉलिनोमियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डायरेक्ट हम लोग तो इसका जीरोस तो हम लोग आसानी से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि यहां पर तो हमारे पास वैल्यू दिए हुए हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अगर इसका जीरो अगर हम लोग निकालना चाहे तो क्या होगा इसका जीरो ये हो गया 6 इंटू 4 24, यानी ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जो ब्रेक करके हमें 24 दे दे। चलिए इसको हम लोग ब्रेक करते हैं 24 अगर ये हो गया 12 6 और ये हो गया 3, 8 और 3 में ब्रेक हो जा रहा है, नहीं 8 और 3 में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, 8 और 3 में ये ब्रेक हो जा रहा है, यानी 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 3x माइनस 6। तो यहां से 4x अगर हम लोग कॉमन कर ले तो x माइनस 2, यहां से 3 कॉमन कर ले तो x माइनस 2, है ना। तो दो हमारे पास x माइनस 2 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 लेके चलना ही है, आपको पता होगा इसके फैक्टर जीरोस लाने के लिए, यानी x जो जीरोस हमारे पास आएंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 2 और यहाँ 4x इक्वल टू माइनस का 3, x इक्वल टू आ गया माइनस 3/4। तो यहां पर जो है इसके जो जीरो है, यानी a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं
और b का जो वैल्यू आया है वो b का वैल्यू कितना आया है -3/4 आया है, क्योंकि इसके जो जीरोस है उसको हम लोग यहां अगर अल्फा बीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर ए बी, आप चाहो यहाँ हमने लिखा था ए बी, इसीलिए आप इसको ए और बी के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहां से P का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया, तो P का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो अगर इसको ए बी ना लिखे तो एक्स ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसके जीरो हम लोग सेकंड वाले पॉलिनोमियल से आसानी से हम लोग जीरो निकाल लिए हैं, और फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का जो है कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है निकालना है P का वैल्यू। तो P हमें कैसे देगा, यहां पर देख सकते हैं P जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। अगर यहां से अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग बात करें, यानी सम ऑफ जीरोस की बात करें, तो ये देगा हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इसका जो जीरोस है यानी अल्फा इसके 2 टाइम्स के बराबर है, यानी अल्फा का वैल्यू हमारे पास 4 आया, और बीटा की बात करें तो इसके जीरोस के 2 टाइम्स है, यानी -3/4, यानी आ गया -6/4, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास -3/2, है ना। अल्फा और बीटा दोनों आ गया। अब यहां पर हम लोग सम ऑफ जीरोस का यूज करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखें तो -b/a होगा, और अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यानी 4 माइनस का कितना आ गया 3/2, बीटा का वैल्यू आ गया -3/2 इक्वल टू -b, दैट मीन्स हमारे पास आ गया माइनस का p, और a का वैल्यू हमारे पास 1 है पहले वाले पॉलिनोमियल में, इस वाले पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 8 माइनस 3/2 इक्वल टू -p, तो p का वैल्यू आ गया 5/2 माइनस p, तो यहां से p का वैल्यू कितना आ गया -5/2, तो -5/2 दैट इज ऑप्शन ए, है ना, इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार जो है, मतलब इसमें हमने किया क्या है कि आपके पास 2 पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल पहले दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल बाद में दिया हुआ है। पहले पॉलिनोमियल का जो हमारा जीरोस है ना, वो पूरा दूसरे पॉलिनोमियल का 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसका अगर हम अल्फा की बात करें तो इस सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेकंड वाले पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोस निकाल लेंगे। तो सेकंड वाले पॉलिनोमियल का जीरोस हमारे पास 2 और -3/4 है, क्योंकि यहां से हम जीरोस निकालना आसान है। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग चले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें बताया गया है हमें क्या बताया गया है कि इसका जो जीरोस है पहले वाले पॉलिनोमियल का, वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल के जीरोस का 2 टाइम्स है। तो इसका एक जीरोस 2 आया है, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 2 × 2 दैट इज 4, और दूसरा जो है जीरोस जो है इसका भी 2 टाइम्स है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो बीटा का वैल्यू आ गया -3/2, और हमें p का वैल्यू निकालना है, यानी हम लोग यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर यूज करते हैं तो अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू हम लोग जो है निकाल चुके हैं, है ना। अल्फा और बीटा का वैल्यू हम लोग क्या कर निकाल चुके हैं, तो अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दिए और ये सॉल्व होके आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू।